Okay, so welcome everyone to this first episode of 2024, right? कई बार हमारा अलग-अलग साल में. So this is the third year when we are continuing with this program of reading a book, and that too from educational literature. So I welcome everyone who are here, who will be listening it later, who will be joining us on different platforms. Right now it is live on Facebook. This will be available later on YouTube as well. And the more I engage with this program and this platform, I feel that perhaps the biggest push to teacher professional development is enabling and encouraging teachers to read educational literature. ये ट्रस्ट, ये कन्विक्शन जब से ज्यादा और हो रहा है, तो मतलब इट्स लाइक मोर अटैचिंग मी मोर एंड मोर टू दिस प्रोग्राम कि कैसे हम किताबों को लगातार पढ़ते रहने का एक आदत डेवलप करें. और उसमें एक ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है काफी हेल्पफुल होता है कि जब हम अपने आसपास इस तरीके की बातचीत को सुनते हैं तो वी फील लाइक रीडिंग. तो इस सीरीज में करीब करीब हम लोगों ने 50 ऐसी बातचीत की है जहाँ पे एजुकेशन लिटरेचर की अलग अलग किताबों के साथ, अलग अलग दोस्तों के साथ, खास करके टीचर मित्रों के साथ हम लोगों ने बैठ करके बातचीत की. आज हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं और सविता मैम हैं. चंदन जी हमेशा की तरह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. चंदन जी ही ये प्लेटफॉर्म बना के हम सबको मौका देते हैं कि हम ये बातचीत कर सकें. सो वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड मीनाक्षी जी, आप इंग्लिश की लेक्चरर हैं और मेंटर टीचर की भूमिका में हैं, जहाँ पे आपका काम है टीचर्स के साथ काम करना. सविता, आप भी मेंटर टीचर की भूमिका में हैं. आप भी इंग्लिश की टीचर हैं. तो आप सबका स्वागत है. हम लोग जो किताब आज हमने चुना है वो हमारे रोल से, आई मीन किताब का नाम है व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे. तो मतलब टाइटल ही बहुत अट्रैक्टिव है. हम इससे बहुत सारे टीचर साथी इस किताब के बारे में एटलीस्ट सुना हुआ है उन्होंने कि देयर इज वन सच बुक. मैं रिसेंटली कॉन्फ्रेंस में गया था तो वहाँ इसकी राइटर मुझे मिली थी. हालांकि कम समय होने की वजह से मैं आज उन्हें यहाँ बुला नहीं पाया. बट हम इस किताब के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट उससे पहले मैं हमेशा जो भी इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे पूछते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि जो आज हमारे साथ किताब पढ़ रहे हैं वो पहली बार पढ़ रहे हैं. कि एक जर्नी रहती है एंड दिस इज अगेन वेरी यूनिक. सब लोग ये मानते हैं ऑलमोस्ट अपने आसपास कि टीचिंग में आ जाने के बाद पढ़ना लिखना करीब करीब छूट जाता है, पढ़ाने पे ही फोकस रह जाता है. लेकिन वो आप मान के चलिए कि एक तरीके से एक पैर पे चलना है. अगर टीचर पढ़ता भी रहे और पढ़ाता भी रहे तो वो दो पैरों पे चलना है, एक प्रॉपर बैलेंस है. तो आप लोग कैसे पढ़ती रही हैं? बिकॉज अचानक नहीं होता है. मैं अचानक किसी को कहूँ जिसने 10 साल किताबें नहीं पढ़ी कि तुम किताब पढ़ो और आओ डिस्कस करो, ऐसा होता नहीं है. तो मीनाक्षी जी, आपका इतना लंबा कैरियर है और सविता बता रही कि इनका भी 16 इयर्स का टीचिंग में कैरियर है. सो इतने लंबे समय तक टीचर बनने के बावजूद डिस्पाइट बीइंग ए टीचर आप लोग पढ़ती लिखती रही हैं. आप इस जर्नी को थोड़ा हमसे शेयर कीजिए एंड देन विल कम टू डिस्कस द बुक. जी मीनाक्षी जी. थैंक यू वेरी मच. और सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी ऑल द ऑडियंसेस हु हैव जॉइंड एंड दोज हु हैव फ्लेयर फॉर सच डिस्कोर्सेज, एजुकेशनल एकेडमिक डिस्कोर्स, उन सबको पहले बहुत ही ज्यादा थैंक यू. और ग्रेटफुल कि इस सर्दी के इवनिंग में भी, और खलीक सर जैसे अभी भी ड्राइव कर रहे हैं, उनकी गाड़ी को दिख रहा है एंड स्टिल ही इज जस्ट and many of our friends and colleagues and seniors all have joined us and we feel very honored for this thing. और सबसे अच्छी बात है कि ये चीजें हम जब इस तरह के डिस्कोर्स करने से मुझे सबसे पहले ये दिमाग में आया कि जो पुराने समय में एंशियंट टाइम पे शास्त्रार्थ होते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि मुरारी सर और चंदन सर ने डीओई के थैंक्स टू डीओई विच हैज प्रोवाइडेड सच अ प्लेटफॉर्म और हमें इतना मतलब ग्रेटफुल ये दिया है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है. ये मॉडर्न 21st सेंचुरी के शास्त्रार्थ की तरह हम वो तो नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते, लेकिन बट वी हैव सच कोर्सेज. और हमारे भी सारे ऐसे रीडर्स हैं अभी जितने भी ज्वाइन किया है, मैंने सबको सुना है कभी ना कभी, इन लोगों ने कभी ना कभी किया है. तो सर जो आप कह रहे थे रीड करने का, वो ये है कि यस, ड्यूरिंग माय स्टूडेंट डेज एंड college days I used to read a lot. I was a voracious reader, no doubt about it. But at
same time, after joining the profession and all those things, how did it happen? I don't know. It should not have been there, but लेकिन कैसे हुआ वो थोड़ा गया था. ऑफ एंड ऑन तो कभी कभी देख लेते थे, बट ड्यू टू मे बी हेक्टिक शेड्यूल मैं नहीं मैनेज कर पाई. दैट वाज फॉल्ट ऑन मी, क्योंकि जो रीडर होते हैं वो निकाल लेते हैं. आप लोग की तरह कलीग सर हैं, चंदना सर हैं, एंड मेनी पीपल, जागृति मैम है, वो सब निकाल ही लेते हैं. तो आई कुड नॉट मैनेज टाइम और मेरा छूट गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन अभी मेंटोरशिप में आने के बाद, और स्पेशली जब वो हमारा प्रोग्राम आया था बुक्स खरीदने का, तो उसमें जब बुक खरीदा तो दैट मेड सॉर्ट ऑफ लाइक इट वाज प्रेशर कि भाई जो खरीदा है कम से कम उसे तो पढ़ लें. तो वो एक तरह से था कि उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया. एंड इस प्रोग्राम की जो बात करें तो थैंक्स टू मुरारी सर एंड सविता हु जस्ट ऑफर्ड मी. मुरारी सर रिकमेंडेड द बुक एंड सविता ने ऑफर किया कि मैम पढ़ोगे, तो मैंने कहा ठीक है. इट वाज लाइक इट इंस्पायर्ड मी, द टॉपिक, द टाइटल, व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे. तो वो मुझे लगा कहीं ना कहीं हमारे मेंटोरशिप से होगा ये एसोसिएटेड, और हम अपने स्कूल्स को, अपने मेंटी स्कूल्स को, अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा इसमें डिस्कस कर पाएंगे. तो ये सोच के, हालांकि मुझे लग रहा था कि ये ज्यादा स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन जब फिर बुक मिली और उसको देखा एंड वी स्टार्टेड, तो वी केम अक्रॉस कि नो, इट वाज मोर टीचर ओरिएंटेड एंड दिस इज अ मस्ट हैव, आई कैन से नाउ, कि हम सबके पास ये होनी चाहिए. बाकी का सविता, नाउ यू कैन या कंटिन्यू विद इट. आपने सही सही कहा मीनाक्षी जी. इसमें लिखा भी है कि इट्स फॉर द टीचर्स एंड फॉर एनीवन हु इज कंसर्न फॉर टीचर, फॉर चिल्ड्रन. जो बच्चों के लिए वास्ता रखते हैं सबके लिए है, लेकिन खास करके टीचर के लिए. सविता, आप कैसे पढ़ती लिखती रही हैं, और फिर हम इस किताब पे आते हैं बातचीत के लिए. First of all, thank you to all my reading buddies who have joined us today. जैसा कि सर ने पूछा कि रीडिंग जर्नी के बारे में, सो बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर, आई थिंक रीडिंग कम्स एज अ सेकंड नेचर टू अस. Right from my childhood, I've been very passionate about books. You know, the sight of books in a bookstore, it would always, fill me with this ardent desire to pick a book and start reading it there and then. And I believe that reading is not just a skill. It is, I think, a profound engagement with the idea of, with the world of ideas and the world of imagination. So you can say that, like being a first generation learner, we did not have much reading material at home. And during our times when we were small, there were no cable TVs, so no distraction. So books, they held a very different meaning for us. They were like, they opened, doors to new worlds. They helped us to travel to distant lands, meet new characters, read about captivating narratives. So I believe that you want to say, add something? नहीं, बहुत बहुत नहीं, आप जो कह रही हैं कि किस तरीके से इसने एनरिच किया है आपके एक्सपीरियंसेस को, आई वाज जस्ट एग्रीइंग टू इट कि हाँ वाकई बहुत गहराई से हमारे एक्सपीरियंसेस को एनरिच करता है. एंड इन अदर वर्ड्स, लाइक वी लिव मेनी लाइव्स थ्रू रीडिंग. मतलब एक साथ अदरवाइज हम एक ही जिंदगी जी पाते हैं, लेकिन किताबों को पढ़ते हुए हम कई जिंदगियों को एक साथ जी पाते हैं. एंड दैट यू हैव बीन टेलिंग इन योर वे. या like books are they let you travel to, I would say, alternate realities, alternate world. They're like multiverses. And reading, it may be an individual activity, but when you have a book, you're never alone. If you have a book with you, you'll never feel alone. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. So इनफैक्ट लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे, एंड कौन थे हमारे साथ, चंदन जी या मनीषा मैम थी, तो यहाँ वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड आया था, उस किताब में था रीडिंग थेरेपी. जैसे बाकी चीजों की थेरेपी है, इसी तरीके से रीडिंग थेरेपी. आई मीन इट हेल्प्स यू कम आउट ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, or anything that you face. So It and I has got so to much of yeah, healing कहिए effect. मीनाक्षी जी. Healing effect, yeah, absolutely. So very interestingly, both of you have put it कि कैसे आप
की जर्नी ऑफ रीडिंग कंटिन्यूड, एंड आई होप ये एक इट्स जस्ट माइलस्टोन, एंड दिस जर्नी विल कंटिन्यू फर्दर। कई सारी किताबें आप लोग पढ़ेंगी, उसके बारे में लिखेंगे, बातचीत करेंगे अलग अलग स्टेज पे। वी कम टू दिस बुक विच वी आर वेटिंग, एंड किताब पढ़ते हुए वाकई लगा कि मैं अक्सर इमेजिन करता हूँ कि जब आप क्लासरूम में होते हैं टीचर्स के साथ या बच्चों के साथ, तो ये अलग अलग एजुकेशन लिटरेचर की किताबें पढ़ने का मतलब होता है कि वो नहीं, पहले जमाने में वो जो धनुष और उनके गांडीव में वो काफी सारे तीर होते थे, ये डिफरेंट किताबें आपको डिफरेंट तीर की तरह इक्विप करता है। आपके पास कोई सवाल आया है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके पास एकदम एक्यूरेट वो शस्त्र होते हैं कि यहाँ पे ये जवाब देना है, यहाँ पे ये जवाब देना है, यहाँ पे ये बात बतानी है, यहाँ पे ये अप्रोच लगाना है। तो जितना हम पढ़ते जाते हैं उतना हम इक्विप होते चलते हैं आइडियाज से, नॉलेज से, स्किल्स से। फिर हम अपने आसपास भी जो लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है, उनको भी हमसे एक्सपेक्टेशन रहता है और अच्छा भी लगता है कि हाँ ये कुछ ठीक ठाक बता के जाएगा, राइट। So that's how it equips us. While I was reading this, and इस किताब में तो ये जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, मान के चलिए कि इस किताब को पढ़ते हुए मेरा वो एक सर्च पूरा हुआ है कि टीचर अगर किताब लिखे, अभी तक जो हमने ज्यादातर एजुकेशन लिटरेचर की किताबें पढ़ी, वो या तो रिसर्चर हैं या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिनका स्कूल एजुकेशन को लेकर के एक अंदाजा होता है। कभी कभी वो आते भी हैं तो कुछ देर के लिए, कभी 6 महीने पढ़ा लिए, कभी 1 साल, लेकिन somebody who is stationed in the school for years and years। तो कमला मुकुंदा उनमें से एक टीचर हैं, जो स्कूल में स्टेशनड हैं और वहां पे रह करके उन्होंने वर्ल्ड ऑफ रिसर्च को भी एक्सप्लोर किया। तो उस दो दुनिया को एक साथ ला रही हैं, और इस वजह से वो ऐसे बहुत सारे रेलेवेंट सवालों को एड्रेस कर पा रही हैं जो टीचर्स स्कूल के अंदर अक्सर पूछते हैं। उन्हीं सवालों को इस किताब में एक तरीके से कैप्चर किया गया है। तो क्यों ना मीनाक्षी जी, सविता मैम, आपने जो पढ़ा, एक एक तरीके से व्हाट दिस बुक टॉक्स अबाउट, थोड़ा सा आप हम सभी लोगों के साथ इसके बारे में। So this book actually, touches upon all the aspects of uh, school educational psychology. जितने भी हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं एजुकेशन साइकोलॉजी को, उनको कहीं ना कहीं ये बुक जो है टच करती है। और राइटर ने बहुत ही ब्यूटीफुली सभी एस्पेक्ट्स को इस बुक में डिस्कस किया है, एक्सप्लोर किया है। एंड इट्स अ वंडर, इट्स अ मिरेकल कि इतना वास्ट इंफॉर्मेशन, इतना वास्ट रिसर्च को वो एक सिंगल बुक के अंदर कंपाइल कर पाई है। फैंटास्टिक। हाँ। तो अगर बुक की बात करें तो बुक के जो है 2 की एस्पेक्ट्स हैं। वन इज कि व्हाट डज research and education psychologists they say about different aspects of learning, or different what are the different factors that affect learning. And second one is कि we as educators, what we can do in light of those findings to help our learners learn better. सिर्फ एजुकेशनल के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको उन्होंने सिर्फ डिस्कस नहीं किया है, उन्होंने उसको डिफरेंट व्यू पॉइंट से डिस्कस किया है, फ्रॉम कॉग्निटिव व्यू पॉइंट, फ्रॉम बिहेवियरल व्यू पॉइंट, फ्रॉम सोसाइटल व्यू पॉइंट। तो बहुत ही एक डाइवर्स है ये बुक, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉम एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशंस। बहुत सारी केस स्टडीज को उन्होंने इस बुक में इंक्लूड किया है। तो बहुत एनरिचिंग है जो कंटेंट है इसका। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द ऑथर, शी इज नो एमेच्योर, शी इज सीजन्ड ऑथर। जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, इतने कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल टर्म्स को, फिनोमेनास को बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कॉम्प्रिहेंड वे में उन्होंने जो है लिखा है। एंड देयर इज क्लैरिटी ऑफ थॉट, इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट है जो उन्होंने लिखा है। जो इसमें आइडियाज उन्होंने डिस्कस किए, जैसे हमने बात की कि डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग लर्निंग, या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग हैं, जैसे उन्होंने मोटिवेशन की बात की है, इंटेलिजेंस की बात की है, लर्निंग की बात की है, मेमोरी की बात की है, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, उसकी बात की है, इमोशंस की बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की है।
तो इन सब चीजों की जब उन्होंने बात की है तो whatever she has talked about it is backed by heavy research। ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने अपनी इतनी सारी जो रिसर्च है उसको उस बुक में इंक्लूड किया है, रेफरेंसेस दिए हैं, और इसके साथ साथ फैंटास्टिक, कंक्रीट एग्जाम्पल शेयर किए हैं हमारे इंडियन क्लासरूम से। एब्सोल्युटली, या बहुत खूबसूरती से आपने सविता बुक को इंट्रोड्यूस किया जी। मीनाक्षी मैम, आप इसमें ऐड करना चाह रही हैं कुछ? मैं वही कहना चाह रही थी कि इनिशियली व्हेन सविता जस्ट सजेस्टेड मी दिस बुक, तो मैंने कहा, टाइटल सुन के तो मैंने कहा ओके विल डू दिस। और उसके बाद वी स्टार्टेड एंड वी डिसाइडेड कि हम एक दो चैप्टर पढ़ लिया करेंगे और शाम को विल डिस्कस। एंड द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड, सविता हैज सम साइंस बैकग्राउंड, तो इसके लिए तो फिर भी थोड़े से टर्म्स, द फर्स्ट चैप्टर इट इज ब्रेन एंड इवोल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग्स, और मेरे लिए वो सारा हिप्पोकैम्पस एंड नॉर्टेक्स एंड सेरेब्रम और ये और सारी चीजें, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक मैं आई एम टोटली थोरोली लिटरेचर स्टूडेंट, तो साइंस से मेरा दूर दूर तक कोई नहीं। मैंने कहा सविता ये क्या है यार, ये तो पूरे स्टूडेंट की तरह पढ़ना पड़ेगा ये। But then as the author is talking in the book itself, yeah, actually Savita was very right in comprehending it in the specific terms. The book is a holistic, you can say this is a holistic piece of education. It has, the author has touched each and every phenomena, right from the brain, from the beginning, the evolution, the conception of the ideas, to morality, to discipline, to assessment, evaluation, and the process and the other factors affecting those things, every phenomena, हर चीज को इस तरह से टच किया है। and that also the research terms and the scientific terms are really difficult, and the facts are there, but then every fact has been corroborated with examples, and it was only through the help of examples that I could make out। नहीं तो मैं शायद इतना समझ भी नहीं पाती, मेरी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो पाती, बट एग्जाम्पल्स इतने ल्यूसिड हैं, द बुक इज सो स्पॉन्टेनियस, इतनी स्पॉन्टेनिटी है कि और इसमें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ऐसे ही बढ़ती जाती है। जब आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको लगता है यू कैन कोरिलेट विद डेली लाइफ, विद योर डे टू डे डीलिंग्स, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज एन एकेडमिशियन, एज अ स्टूडेंट, यू कैन कोरिलेट। मैं हर चीज को कोरिलेट कर पा रही थी कि हाँ मेरे क्लास में ऐसा होता है, एंड देन आई यूज टू असेस माई सेल्फ कि अच्छा तो मैं कैसा करती हूँ ऐसे सिचुएशन में, एज अ पेरेंट ऑल्सो, how did I do, how did I perform, where did I go wrong, what is the right way. So the research are giving us the data, what is right and wrong. And one more thing is very which I liked about the author is that she is not imposing her thoughts or opinions or suggestions upon us. उसने हर चीज को subtly hint किया है, and she has put us both the factors कि ये situation है, ये challenges हैं, ये problems हैं now, और ये तरीके हैं, solutions भी हैं। now it is up to the teacher to decide, the reader, जैसे as a reader और as a teacher जब मैं पढ़ रही हूँ या as a parent, तो now she has left upon me, the onus lies on me to decide whether I should opt for this way or that। और इसका भी मैं रिलेट करूंगी इसी के चैप्टर से, जो मोटिवेशन वाले चैप्टर में उसने बड़े इलेबोरेट तरीके से इसको डील किया है कि जो मोटिवेशन होता है वो एवरलास्टिंग मोटिवेशन तभी होता है जब वो इंट्रिंसिक होता है और वो इंटरनलाइज हो जाता है। Fantastic. वो अगर बाहर से जैसे वो कह देती कि यू शुड डू दिस एंड दैट, तो शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मेरे ही मन से आएगा कि हाँ ये सही है तो मुझे करना चाहिए, तो आई विल डू दैट। तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द बुक। बहुत सुंदर। आप दोनों को सुनते हुए मुझे लग रहा था कि स्कूलों में हमसे जब भी कोई टीचर पूछे कि कोई एक किताब बताओ जो हम पढ़ना चाह रहे हैं और जिससे हम थोड़ा समझ सकते हैं अपने आसपास की चीजों को, कॉम्प्लेक्सिटीज को, जो इतने सवाल होते हैं, तो शायद वो एक किताब ये वाली हो सकती है ना, व्हाट डू यू आस्क एट स्कूल टुडे। काफी हद तक शिक्षकों के सभी सवालों को समेटती है ये किताब। एंड साइकोलॉजी से तो वो ड्रॉ कर ही रही हैं, लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा कि वो फिलॉसफी से भी ड्रॉ कर रही हैं। वो कृष्णमूर्ति को रेफर करती हैं, वो रूसो को रेफर कर रही हैं बार बार जब वो लर्निंग के नेचर को समझने की कोशिश कर रही हैं तब। तो वाकई मतलब वेल रिसर्च। तो कोई टीचर अगर उस ट्रांजिशन वाली जर्नी में है, रिसर्चर बनना चाहता है, तो अगेन दिस बुक कुड बी स्टार्टिंग पॉइंट, इससे शुरू कर सकता है।
और बहुत Yes, अच्छी तरीके से बिल्कुल। हर चैप्टर के साथ उन्होंने रेफरेंसेस का अच्छा सा लिस्ट दिया हुआ है, जो जो लैंड करता है उन जगहों पे कि अच्छा ये जो लिखा है वो इन जगहों पे रिसर्च के फॉर्म में, चाहे वो किताब है या रिसर्च पेपर्स है, उस फॉर्म में अवेलेबल है। सो फैंटास्टिक बिगनिंग। तो थोड़ा सा हम आते हैं, 11 चैप्टर्स में बटा हुआ है ये किताब, और शुरुआत ये करते हैं यू नो द आइडिया ऑफ लर्निंग से, है ना, कि आई मीन होता क्या है। एंड थोड़ा सा इस पे अगर आप लोग बताना चाहें, और हम कोशिश करेंगे कि अपने इस कन्वर्सेशन में अगर उन 11 पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा टच कर पाए, सो दैट हमारे जो साथी हैं वो अगर बाद में पढ़ना चाहें sure. तो दे विल फाइंड कि कुछ बहुत सर कुछ है बिफोर इसमें। वी मूव अहेड, अब आपने हाँ हमारे पुराने सेशन का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। सो आवर लास्ट सेशन वाज अबाउट राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, द लास्ट सेशन हाँ यू हैड यस लास्ट यस मंथ। यस यस तो राइट। अभी आपने टाइटल का जिक्र किया, बुक का जिक्र किया, तो उसमें मुझे याद आ गया कि उसमें भी मैम आई थी, जया मैम थी शायद। तो उन्होंने टाइटल का जिक्र किया था कि जब भी आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखें तो उसका टाइटल कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने जितने भी पैमाने जो है सेट किए थे टाइटल के, वो सारे पैमानों पे ये किताब हमारी खरी उतरती है। तो मेरे को बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एनेक्डोट शेयर करना है। अच्छा, उससे पहले एक सवाल कि आपको क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे, ये किसको एड्रेस्ड है? क्योंकि मेरे मन में भी ये विचार कई बार आया कि भाई ये क्वेश्चन एड्रेस्ड किसको है, स्टूडेंट को, कौन सा रीडर क्वेश्चन? को, टीचर को। व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे? अच्छा ओके ओके ओके। या टीना मैम हाथ उठा रही जी हैं ये मैम। बताने के लिए। मैम आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। हाँ चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और आपके बिहाफ पे मैं ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो ओके। द टाइटल इज वेरी वेरी इंट्रीगिंग, वेरी कैची, है ना, एकदम से इट Yes. स्पार्क्स क्यूरियोसिटी. So I had this, I saw the author Kamla V. Mukunda's interview. I happened to see her interview on YouTube. So there, one of the participants has asked the same question. So earlier, I also thought that, Tina ma'am, that this question is addressed to the students. But the author has clarified in that interview that since this book has been primarily written for teachers, this question is actually addressed to the teachers. That while Yes. टाइटल टाइटल देख को मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन किताब पढ़ के लगा कि ये टीचर्स के लिए ही। हाँ Exactly. where she explains, बुक और पढ़ने के भी बाद ही पता चल यही पाता है करवाएंगे कि कि जब हम अपने क्लासरूम में होते हैं, during the teaching learning process, there are so many questions, so many queries that come to our mind. So उसी को रेफर करते हुए उन्होंने ये टाइटल रखा है कि what did you ask at school today? Being teachers, Yeah. while you were engaged in the teaching learning process, what questions came to your mind? और एंड उन इसमें questions पूरा से कहीं किताब ना में कहीं I would like to statement. add on. जी I would like to add on Savita's this thing. हाँ, मैं थोड़ा सा उसमें सर ऐड करना चाहूंगी कि एक तो ये है ही कि व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल, सो क्वेश्चंस जो हैं वो तो है ही है। उसके अलावा एक रीजन जो इसमें व्हाट डिड यू आस्क एट स्कूल टुडे, क्योंकि एक क्वेश्चन, वो कहते हैं ना कि जैसे वो उसका Triggers नाना your पाटेकर का जो thought डायलॉग था, process. वैसे ही एक क्वेश्चन can make or mar the entire classroom, the entire education. So the way we are going to ask question, the type of questions are being asked to the students, not only affects his academic or learning or intelligence quotient, but also his emotional, his psychological, his behavioral, discipline related, everything depends upon that question and the type of question and the way the question is being asked. So what did you ask at school today, and how did you ask at school today, and why did you ask that thing today? So it all is just quite explorative. तो इसके लिए तो अभी सस्पेंस थोड़ा सा बचा के ही रखेंगे ताकि जो बाकी के रीडर्स हैं वो भी पढ़े इसको। हाँ इस पे काफी फोकस है, आपने पूरे किताब में देखा है कि वो एग्जाम्पल देती है कि सपोज बच्चा जब कुछ पूछ रहा है तो वी कैन से कि व्हाट डू यू मीन बाय इट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस थिंग दैट यू आस्क्ड, आई मीन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो हम जितना प्रोब कर पाए ना, है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है
क्लासरूम के कन्वर्सेशंस को लेकर के हम कि कितनी क्लैरिटी से हम सवाल पूछ पाते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में सवाल पूछ पाते हैं। उसके कई सारे एग्जांपल्स एग्जैक्टली हूबहू वो लिखती हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इट। जब बच्चा कुछ पूछता है तो फिर वापस जवाब देने के बाद मतलब बदले वो यही पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इट, कि तुम्हारे इस सवाल से क्या मतलब है। और वो चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको क्लैरिफाई कर पाए बच्चा। कई बार उन सवालों को ठीक से रखने के क्रम में ही बच्चा सीख जाता है और शायद उसका आंसर भी पता चल जाता है। I think तो asking या questions is the first step to learning. या If you don't या ask questions, there is no learning. कोई learning नहीं हो रही. एब्सोल्युटली। तो आप लोग ऐड कीजिए, चंदन जी आप भी जब भी इसमें ऐड करना चाहें, लर्निंग को लेकर के ही, क्योंकि शुरुआत में ही ये कहते हैं कि जो आवर आइडिया ऑफ लर्निंग डिटरमाइंस आवर वे ऑफ टीचिंग, कि हम लर्निंग को लेकर के जो हमारी समझ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उसी से हमारा पेडागोजी डिटरमाइंड होता है, वैसे ही हम फिर पढ़ाते हैं, है ना। और वहां पे फिर ये बहुत सारा न्यूरो साइंस के फील्ड से ड्रॉ कर रही हैं। एक नया डेवलपमेंट है, न्यूरो साइंस ने ऐड किया है। अभी तक हमारे पास साइकोलॉजी के जरिए लर्निंग को समझने का एक जरिया था, या सोशियोलॉजी और फिलॉसफी के जरिए जरिया था। न्यूरो साइंस ने बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इसमें ऐड किया है। बार बार ये किताबें उसको लाती हैं। इनफैक्ट जब वो इवेलुएशन वाले चैप्टर पे बात कर रही हैं, लर्निंग मेजरमेंट, वहां भी ला रही हैं कि हमने कुछ सिखाया और कितना अच्छा होता कि सिखाने के बाद हर बच्चे का वो ब्रेन मैपिंग आ जाता, राइट। तो समझ में आ जाता है किसने क्या सीखा है, क्योंकि ब्रेन मैपिंग उस हिसाब से चेंज होता है। If you could just लेकिन scan the brain या इफ वी instead कुड of doing जस्ट assessment. या और मुरारी वहां सर पे आपने जो कहा अभी, तो हाँ पता हाँ नहीं ये कितना विजिबल है, बट आई एम ट्राइंग टू शो इट। तो आप देख सकते हैं कि एक ड्राइंग बनी हुई है और इसमें ग्राफिक्स भी बहुत हैं इसमें इलेबोरेटिव। दो बड़े लोग बात कर रहे हैं और एक बच्चा उनके पास आया है, और दो बड़े जो है उनसे कहते हैं अभी नहीं, अभी हम बच्चों के विकास के बारे में चर्चा करने में व्यस्त हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि रोहित सर के पास भी इसकी दो प्रतियां हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। और आई एम वेरी मच श्योर कि उन्होंने भी काफी कुछ चीजें जो है इसमें से पढ़कर रखी हुई होंगी, जो वो जरूर हमारे साथ थोड़ी देर में। सर वेरी इंटरेस्टिंग ये इस लर्निंग की बात। तो मीनाक्षी जी, मैं स्पेसिफिकली आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, इस चैप्टर में एक तो उन्होंने न्यूरोसाइंस से ड्रॉ किया है और बताया है कि जो सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, उससे हमारी समझ बनती है। अब ये न्यूरोसाइंस बता रहा है। दो चीजों के बारे में बात की है, इफ यू कैन लाइक इलेबोरेट अपॉन इट। वन दैट इज कॉल्ड, हम क्या सीखते हैं, तो एक तो नॉलेज और दूसरा स्किल, जिसपे या प्रोसीजरल लर्निंग हमने कहा है ना। एक तो कॉग्निटिव लर्निंग और एक प्रोसीजरल लर्निंग की बात की है। और हमारा दिमाग किस तरीके से नए इन्फॉर्मेशन को पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करता है, जहाँ पे वो पियाजे की स्कीमा की बात करती हैं, इन सब के साथ मतलब साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन सबको जोड़कर एक बहुत सुंदर लर्निंग को लेकर के एक खूबसूरत कोहियरेंट कहानी हमारे सामने ये लाती है। एंड एट द सेम टाइम यह भी स्वीकार करती है लास्ट में कि ये हमारी जो समझ है इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि लर्निंग क्या होती है, इट इज नॉट कंप्लीट, अंदाजा है ना। एंड दिस इज व्हाई हमेशा नई रिसर्च की जरूरत होती है, नई समझ की जरूरत होती है, और वो लगातार एक्सपैंड होता रहता है ना। तो इस लर्निंग पे आप कुछ टिप्पणी करना चाहें आप दोनों लोग, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिस पे ये बातचीत करती है जी। हाँ सर, लर्निंग की बात कर रहे हैं तो आई वुड लाइक टू रीड अ पेज फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। ओके, पढ़िए। और फिर उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ लर्निंग के बारे में ये बाकी चीजें तो जो आपने बहुत कुछ बता दिया, कि जैसे ये स्कीमास और और चीजों की बात करती है कि हमारे ब्रेन में स्कीमास होते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं लेमन्स लैंग्वेज में कि फोल्डर्स टाइप के बने होते हैं, और हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशन या नॉलेज होता है वो हम वेराइड सोर्सेज से लेके आते हैं। कुछ हमने टीवी में देखा, कुछ यहाँ सुना, फ्रेंड्स के साथ खेल में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, टीवी पे, from anywhere, from every source, whatever knowledge or experiences we have gained, that goes inside our brain.
तो वहां पर वो बताते हैं कि ये जो हमारा स्कीमा है और ये ब्रेन है, वहां पर ये बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं है, वहां ऑलरेडी कुछ रहता है, दैट इज कॉल्ड इननेट नॉलेज या इननेट मेमोरी सॉर्ट ऑफ कुछ कह रही है, एक टर्म दे रही है। तो वो रहता है, और क्या होता है जब हमारे पास से कोई इंफॉर्मेशन गया वहां पर, तो वो एकदम से ऐसा नहीं होता कि हमारा ब्रेन उसको वाइप आउट कर देगा पहले वाले नॉलेज को और ये वाला नॉलेज ले लेगा, अब इसी को एक्सेप्ट कर लेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारा ब्रेन सुपर कंप्यूटर है। वो क्या करता है, जो बाहर से नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं उसको वो पहले पूरी तरह से जज करता है, इवेलुएट करता है, उसको तोड़ता मड़ोड़ता है, हर तरह से जांच परख करने के बाद फिर वो क्या करता है कि वो उसमें एडजस्टमेंट करता है, उसके अपने पुराने मेमोरी से जो उसको रेलेवेंट लगता है उसको जोड़ के कुछ एकोमोडेशन और कुछ एडजस्टमेंट, ये दोनों चीजें होती हैं, ऐसा ऑथर ने कहा है कि ये ब्रेन में होती है। और उसके बाद बच्चे का अपना न्यू एक्सपीरियंस और उसका न्यू परसेप्शन और उसका न्यू नॉलेज एक हो जाता है जो कि हमारे सामने में प्रेजेंट होता है, किसी का भी, हमारा भी, बच्चे का ही नहीं, हम सबका। ये जो तो आपने फोल्डर वाली उसी में बात वो कही, कह रही है। या कंटिन्यू। हाँ, तो वो कह रही है कि ये चीजें जो होती है इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। और जैसे पुरानी चीज जो इंफॉर्मेशन है वो उसके पास हो सकता है कि हमारे जो बुक में या हम जो बच्चे को दे रहे हैं एज अ टीचर, हमने जो बुक नॉलेज दिया बच्चे को, उससे वो अभी पूरा मैच नहीं कर रहा है, तो हम आउटराइट उसको मना कर देते हैं। हम कहते हैं स्टॉप, दिस इज रॉन्ग, यू आर नॉट गिविंग अ राइट आंसर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कहते हैं। सॉरी, मेरे ना बैटरी लेवल डाउन हो रहा है, तो मैं एक बार इसमें चार्ज में उसको लगा फिक्स कर देती हूँ, लीजिए। एक या बार थोड़ा सा। आई थिंक आपने आई कंटिन्यू आपको लग या जो फोल्डर की बात की थी, दैट वाज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। और वो बताती हैं कि मान लीजिए जैसे घर में भी हम कुछ लाए और उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं कि ये सामान यहाँ रखना है, इस फोल्डर में, इस फोल्डर में, द ब्यूटी ऑफ द ब्रेन फोल्डर, जिसको पियाजे स्कीमा कहते हैं, कि नया इंफॉर्मेशन पुराने फोल्डर को ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको वैसे ही नहीं रहने देता है। तो जहाँ पे हम उसको स्टोर करते हैं या जिस स्कीमा के साथ वो कनेक्ट होता है, उस स्कीमा के रूप रंग को भी वो बदलता रहता है। तो दैट आई फाउंड लाइक रियली, आई मीन अमेजिंग। ये कितनी कमाल की के तरीके से ब्रेन नई चीजों को प्रोसेस करता है और उसको अपना पार्ट बनाता है। आई मुरारी सर, थिंक सभी। प्रभात सर कुछ कहना और जोड़ना या चाह रहे हैं या इसमें। ओके या प्रभात। Yes, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? I would like to add on the words that is given बना के बारे में। तो फर्स्ट तो इस बुक को जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पर लगता है कि जब हम बच्चों को गाइड करते हैं, बच्चों को जो टीचर्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं या बीएड करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर कोई एक बुक बता दो जिसमें कि हम सब कुछ पढ़ लें। बट जब हम बीएड में जाते हैं तो हम 4 फाउंडेशंस की बात करते हैं, फिलोसफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, fourth one is the education technology, and this book is the complete guide of that encompasses both the 4 foundations of education. तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको मैंने भी पढ़ा है। और जब मैम बता रहे, आई थिंक साउंड में थोड़ा सा इंटरनेट में वो है। प्रभात, हम आपको फिर से जब भी आपका साउंड वाला वो ठीक रहेगा, विल कनेक्ट अगेन। मीनाक्षी जी, आपने बात की। सविता, आई रिमेम्बर जब आप इस मतलब तैयारी के सिलसिले में बात कर रही थी कि हु इज द सीईओ ऑफ द ब्रेन, है ना, लर्निंग को लेकर के। इफ यू वांट टू, वो एक बहुत ही कैची सेंटेंस है, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दिस। Yeah, it was very very interesting read. वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा essay टाइप बुक में जो है शेयर किया है कि who is the CEO in the brain, कि मतलब ये सवाल हमारे सभी के मन में आता है। हमें पता है कि बॉडी के जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बट हु कंट्रोल्स द ब्रेन। तो उन्होंने उसमें ब्रेन, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लर्निंग के बारे में, ब्रेन के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन एंड लर्निंग, उसमें उन्होंने ब्रेन को बहुत डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है। तो वहीं पे बताया है कि ब्रेन इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, और हमारी कोई भी जो इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी नॉलेज होती है, इट इज स्टोर्ड
इन दोस न्यूरॉन्स कनेक्शंस जो है एस्टैब्लिश होते हैं। जहां आपने जैसे स्कीमा की बात की है, तो जब आप बात कर रहे थे, इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिविज्म की लर्निंग कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ब्रेन में। ऑल न्यू लर्निंग Exactly. कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, है ना। कोई भी हम इसीलिए हम जब क्लासरूम टीचिंग की भी बात करते हैं तो ये हमने बार बार सुना है कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएं तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस दें, नई नॉलेज को पुरानी नॉलेज से जो है जोड़ कर बताएं, क्योंकि बच्चों को जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में आसानी होती है। न्यूरल साइनेप्सिस जो है वो बहुत इजीली फिर जो है बिल्ड होते हैं, बच्चों के लिए आसान होता है न्यूरल साइनेप्सिस बिल्ड करना। तो वहीं पे उन्होंने, इफ यू वांट आई वुड रियली, इफ यू कैन गिव मी सम टाइम, आई वुड रियली लाइक टू रीड दैट पैसेज। बहुत छोटा सा पैसेज है और हाँ, वो बहुत छोटा सा powerful पैसेज आप passage है। जरूर जरूर पढ़िए, प्लीज। So I'll just read it to you. या हम लोग अक्सर इस प्रोग्राम में मतलब पैराग्राफ जरूर पढ़ते रहे हैं, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं कि राइटर ही बहुत खूबसूरत तरीके से बता पाती हैं कंपेयर टू हु इज टॉकिंग अबाउट इट। Right. So बिल्कुल एग्जैक्ट राइटर क्या कहना चाहता है वो हमारे साथ सभी साथी जो हैं उसको समझ पाए, इसलिए आई वांटेड कि मैं डायरेक्टली बुक से कोट करूं। So this is an excerpt in on page number 13. So the topic of this passage is who's the boss. The passage is like this: examining the brain under a microscope reveals a world of activity and complexity. The approximately 100 billion neurons, which make up the mass of the brain, work on the basis of electrochemical reactions. Chemicals called neurotransmitters trigger electric impulses that travel the length of a neuron and transmit themselves to other neurons across tiny gaps called synapses, again with the help of neurotransmitters. Messages enter the brain from outside through our senses and leave the brain to various limbs and organs so that we can act or respond. The number of messages crisscrossing within the brain snowballs rapidly, since each neuron can be connected to 1,000 other neurons. As we unravel the working of the brain, one question keeps coming up: who is in control and where is the control center? Research had found that there is no actual CEO in the brain. The working of brain is nothing but the ever-changing pattern of connections between neurons. And there is no single neuron or group of neurons that is smarter than the rest. The boss is nowhere or everywhere. The brain functions in a special way called parallel distributed processing. First, memories, thoughts, and knowledge are widely distributed across the neocortex. Second, processing in the brain takes place in parallel rather than serial fashion. For example, to activate a particular thought sequence, several thousand connected neurons are firing in different parts of the brain simultaneously. If processing had to be done serially with a message passing in sequence from one neuron to another and another, the time for even a quick thought would add up. There certainly isn't time for everything to reach some central spot before decisions and actions can be taken. Neurons firing is quite a slow process, and the split-second speed of our thinking and action shows that brain processes cannot be serial. So in a way, what she's trying to say here is that brain is nothing but billions of neurons that are working together, working collectively, simultaneously. So the whole, idea is about building connections. जितने ज्यादा हम connections establish करेंगे, उतना जो है easy होगा चीजों को समझना और साथ ही साथ राइट टाइम पे उनको रिकॉल करना, रिट्रीव करना। वेरी इंटरेस्टिंग। वर्केबल मेमोरी की बात करती हैं वो, ऐसे मेमोरी जो हैंडी रहे हमारे पास। ऑटोमेटिसिटी की बात करती हैं कि जो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाए। उसी के बाद वही मेमोरी चैप्टर में ही वो सारा उसी की बात होती है कि जब हम कोरिलेट करते हैं और एसोसिएट कर लेते हैं किसी चीज से, तो वो चीजें हमारे हिपोकैम्पस में वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वहां से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, और वो उससे हमें रिलेट करने में हेल्प करती है। जब हमारे टाइम ऑफ नीड आता है जहां पर वो वर्केबल है, तो वहां पर वो हमें तुरंत क्लिक कर जाता है और उस समय हम उसको यूज कर सकते हैं। सो दैट शी हैज टर्म्ड एज यूजेबल एंड
वर्केबल मेमोरी, उसकी बात वो कर रही हैं वहां पर, लॉन्ग टर्म एंड कि वेरी वो होता इंटरेस्टिंग। है तभी हम उसको यूज कर पाते हैं इंस्टेंटली। तो मैं इनफैक्ट मीनाक्षी जी अब यही पूछने ही वाला था आपसे कि ब्रेन के बारे में इन्होंने ऑलरेडी बात की, और इस वक्त हमारे स्कूलों में मेमोरी पे बहुत काम हो रहा है, बच्चों के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉग्निटिव लोड है। बहुत सारी चीजें उन्हें याद करना है, एग्जाम शुरू हो रहा है, फिर उन्हें लिखना है। एक जो इस किताब से समझ बनता है, पहले से भी हम लोग ये जानते रहे हैं कि जब नॉलेज अगर कंस्ट्रक्ट होता है तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से करता है। एक ही चीज की समझ सबकी अलग अलग तरीके से होगी, वो अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगा। लेकिन हम जो बिल्कुल, आंसर में यूनिफॉर्मिटी ढूंढते हैं, वो एक तरीके से आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के ठीक खिलाफ है। हाँ, एग्जैक्टली अदरवाइज अगर यही हम मेरे सामने वो पेज कंस्ट्रक्टिविज्म में लगा हुआ है बिलीव सर। करते हैं तो हाँ, यस, आई वुड लाइक टू हाँ, रीड दैट पेज, मैं तो उसी उस पे आ रही थी। उसमें हम उसमें वही वैरायटी वो ऑफ कह रही है कि आंसर्स जब इस एक्सेप्ट तरह, कर सकते हैं। एग्जैक्टली हम्म तो जैसे सविता ने अभी बताया कि ये सारे जो मेमोरी का जो प्रोसेस होता है इस तरह से, और जो हम स्कीमा की बात कर रहे थे, तो जब इंफॉर्मेशन हमारे पास चला जाता है तो वो राइटर कह रही है, इन द वर्ड्स ऑफ द राइटर, if this is the way the mind works according to the principles of constructivism and organization, जो अभी हमने देखा, are we co-opting these faculties in the way we teach? She is putting the question before us. Are we going to apply those methods while we are teaching? Unfortunately, the answer is no. Education frequently fails, frequently, not always, but education frequently fails the child on both terms, both counts. We give our students knowledge in disconnected chunks. एक तो हम उनको knowledge disconnected chunks में दे रहे हैं। कैसे? अगर हम सोशल साइंस सिविक्स पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वह हम सिर्फ उस बच्चे को सिविक्स पढ़ा रहे हैं, हम उसको ये नहीं पढ़ा रहे कि वहां का जो बच्चा है, वहां के उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर भी उसको अफेक्ट करता है, वहां का ड्रेस क्यों ऐसा है, वहां का कल्चर क्यों ऐसा है, वहां खान पान क्यों ऐसा होता है, वो इक्वेटर के कितना पास है, कितना दूर है, वहां का हिस्ट्री क्या था। सो वी आर नॉट कनेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, होलिस्टिक व्यू हम नहीं दे रहे। वी गिव एजुकेशन इन चंक्स, दैट इज व्हाट शी इज सेइंग। सो वी गिव नॉलेज इन चंक्स। साइंस का फिजिक्स का दिया तो हमने सिर्फ फिजिक्स दे दिया उस समय, बायोलॉजी दिया तो सिर्फ बायोलॉजी दे दिया, उसको कोरिलेट नहीं किया लाइफ से, एक्सपीरियंसेस से, दूसरे सब्जेक्ट से, उसका एक होलिस्टिक पिक्चर नहीं दिया। सेकेंड, वी एक्सपेक्ट आवर स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन मोर और लेस द सेम वे इट वाज रिसीव्ड। ना तो हमने उनको दिया, और अगर वो बच्चा खुद दे रहा है हमें, तब भी हम उसके आंसर को रॉन्ग कर देते हैं, यू आर नॉट राइट, और उसको बोलते हैं यू शुड बी स्पेसिफिक, मतलब जितना तुम्हें बताया गया है, जो चैप्टर में है, उसी हिसाब से तुम्हें देना है, एंड देन वी टेक इट, उसको हम प्रेज कर देते हैं। सो शी इज सेइंग presenting disconnected chunks of knowledge makes it difficult for the student to do what she does best, interpret new information in the light of existing knowledge। तो वो नए इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाती है, क्योंकि उसका ब्रेन तो पूरा एडजस्ट और अकोमोडेट करने में लगा हुआ है, जांच परख करने में, वो उसको नहीं एसिमिलेट कर पाती है। दिस मेक्स ट्रू कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इम्पॉसिबल। तो इसीलिए उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं हो पाती है, विच इज एज यू विल सी इन द चैप्टर, वो दूसरे चैप्टर की बात करती है, उसको मैं स्किप करी हूँ, फिर आगे। इट इज अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट that our students' understanding of a given lesson will correspond exactly with the way the textbook is written, जिसकी बात आप कर रहे थे सर। In fact, when such correspondence is found, it is usually a sign that the student has parroted the lesson, जिसकी हम rote learning की आजकल बात कर रहे हैं कि वो है। तो इसलिए to remedy this, उसका solution भी वो बता रही है कि to remedy this situation, we need to change the way we approach teaching quite dramatically। तो हमें कैसे करना चाहिए? We would first have to acknowledge that all children start off with preconceptions। उनके पहले से ही ब्रेन में है, थोड़े से नॉलेज उनके पहले से ही है ऑफ रियलिटी। The pre refers to the fact that these conceptions are developed before they join a formal school, और उनके फॉर्मल स्कूल में ज्वाइन करने से पहले से वो नॉलेज है। सर, जस्ट द डे बिफोर वी वर वाचिंग गट्टू, और उसमें हमने देखा कि वो द बॉय डिडंट हैव एनी स्कूलिंग और समथिंग लाइक दैट, ही वाज आउट ऑफ स्कूल। लेकिन कैसे उसने वो साइंस के क्लास में 2-3 वर्ड सुने उसने, हॉट एयर बलून और वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ही मेड दैट बलून, हॉट एयर बलून बना लिया उसने।
और तो वो जो थिंग्स है वो इनेट थिंग्स उसको टर्म देती है कि वो इनेट नॉलेज उसके पास पहले से ही रहता है बिफोर द फॉर्मल स्कूलिंग. Each student is far from a blank slate on which we can simply write pages and pages of information. Psychologists have found many examples of the naive or intuitive theories that children construct about subjects such as varied as force, matter, earth and numbers. सब चीजों पे उनके अपने परसेप्शंस होते हैं, बचपन से ही उनके हैं कुछ जो उनके स्कीमा में फिट है. अब क्या है जो एडेड हम देना चाहते हैं उसके साथ उसको एडजस्ट करने के लिए वी विल हैव टू हैव पेशेंट. हमें थोड़ा सा टाइम देना होगा, उसके ब्रेन को देखना होगा. एक ही बार में आउटराइट वी कैन नॉट टेल हिम दैट यू आर रॉन्ग. नो, आवर टेंडेंसी इज टू से दैट सच स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. Well, from our point of view, they are wrong. But from the student's explanation, are generally based on internally consistent theories. They are not random errors. तो इसीलिए वो कह रही है कि nevertheless we must replace these theories with the correct ones. करेक्ट तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसकी थ्योरी गलत है, लेकिन आप आउटराइट ऐसे रॉन्ग करके मत करेक्ट कीजिए. वो कैसे कहती है करेक्ट करने के लिए? Here is where we may make a mistake by assuming that we can simply replace them. That, as we have seen, is not how the brain works. It cannot reject a schema outright in favor of the new one. Instead, it must interpret the new in terms of the old, adjusting the old to allow for the new, and so on. Remember, knowledge has to be constructed. It cannot be imported wholesale. So Fantastic. this is what she is saying. And this process, according to the research, is usually slow and gradual, not sudden or instantaneous. Along the way, the student's changed schema will contain misconceptions, errors, and sometimes inconsistencies as well, until a complete, thorough understanding is achieved. तो इतना पेशेंस हमारे पास कहाँ होता है सर? हम तो उसको देखते हैं, उसने सही लिखा, गलत लिखा, क्रॉस किया, हटा दिया. अब उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. दैट इज व्हाट मींस लाइक ये सब चीजें जो है ना, ये इसी तरह की से बुक भरी पड़ी है. तो हर चैप्टर में ये सारी चीजें इसी तरह से दिखाया गया है. तो वो हमें इट एवरी टाइम इट फोर्सेस डेल्व डीपर इनटू इट. जिस पैशन के साथ और जितना डूब के आप लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, उसमें इस बातचीत में संभव नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को टच कर पाए, राइट? बट ऑफ कोर्स इट शोज कि हाउ पैशनेटली यू हैव delved deeper into this book, and that shows कि बाकी लोग भी जरूर इसमें ऑलरेडी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा और बाकी लोग भी अब जल्दी ही पढ़ेंगे, मुझे लगता है. एंड आई वाज रिमेम्बरिंग जब आप वो कह रहे हैं कि बच्चा जब कोई जवाब देता है तो उसके अंदर एक इंटरनल कंसिस्टेंसी है, एक लॉजिक का सीक्वेंस है. टीचर उसको देख के कह देता है कि गलत है, लेकिन वो बच्चे के उस इंटरनल कंसिस्टेंसी को नहीं समझ पाता. एक एग्जांपल मुझे याद आता है, 9th क्लास में ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बच्चे जैसे हम लोग पूछते हैं, मतलब एग्जाम में आया था कि उत्तर भारत के मैदान के बारे में लिखें, मतलब उस पे एक लिखना था. तो मैं जब चेक कर रहा था उसमें बच्चे ने लिखा था कि उत्तर भारत के मैदानों में अक्सर मेले लगते हैं और झूले लगते हैं, वहां पे खेल होता है, गाय भैंस भी चढ़ने के लिए आते हैं, और बहुत ही अच्छा उसने लिखा था. अब देखिए बच्चे के वो जो इंटरनल लॉजिकल कंसिस्टेंसी है उससे वो बिल्कुल बिल्कुल सही था, है ना? जबकि किताब जो कह रहा था, वो ज्योग्राफी के ज्योग्राफी का आंसर चाहिए बात उसको. कर रहा था, उसको चाहिए था. सो दैट कैन नॉट बी outrightly रिजेक्टेड. वहां पे बातचीत हो सकती थी कि तुमने जो ये कहा ये गलत नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. लेकिन आई मीन दैट आई रिमेम्बर जब आप कह रहे हैं कि बच्चा जब भी कोई जवाब देता है तो उसकी एक अपनी इंटरनल कंसिस्टेंसी रहती है. इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे चंदन जी बता रहे हैं कि ये किताब चूंकि इतना पॉपुलर है कि हमारे कई साथियों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है. तो आई डेफिनेटली वेलकम रोहित, जब भी आपको लगे कि यहाँ पे कुछ ऐड करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ऐड. खलीक सर भी अगर हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, सर ड्राइव करते हुए शायद घर भी पहुंच गए, तो सर यू आर आल्सो वेलकम टू ऐड टू दिस कन्वर्सेशन. रोहित भाई हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ. रोहित भाई. ओके या रोहित. Actually, जी जी.
एक्चुअली जब आपने बात की तो मुझे याद आया कि मेरे पास इसके 2 वॉल्यूम हैं और फिर मैंने कंपेयर किया दोनों वॉल्यूम्स को। जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें डिजिटल लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम और जो 21st सेंचुरी स्किल्स, इस तरह के चैप्टर्स हैं। और मैंने साथ ही साथ उसको जस्ट एक निगाह डाली तो मुझे लगा कि ये सेकंड 10 साल बाद आई है। जो फर्स्ट बुक आई थी 2009 में आई थी और जो सेकंड बुक आई है उनकी 2019 में आई है। और मुझे लगता है कि दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और सेकंड बुक में ज्यादा रिलीवेंट चैप्टर्स हैं हमारी आजकल की जनरेशन को समझने के हिसाब से, उनकी जरूरतों को समझने के हिसाब से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम जब भी पढ़ें तो दोनों इसके वॉल्यूम पढ़ें। एब्सोल्युटली थैंक यू सर। ठीक है, हम श्योर लोग सर। इसकी दूसरी वॉल्यूम भी पढ़ेंगे। और डॉक्टर खलीक भी हैं सर, जब भी आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ जी जी सर, जी सर। See, I've been listening to your discourse patiently, and I'm really mesmerized with the knowledge and idea of this book and the knowledge both the speakers have shown. I don't think I should add something. I'm still amazed with the knowledge part and with the information which is being given here. मेरे एक सवाल ये है, कहीं इस बुक में टीचर टॉकिंग टाइम वर्सेस स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम आता है, या कहीं ऐसा कुछ आता है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस, या आई शुड से, कैसे कहूं मैं इसको, कि क्या बच्चों को भी सवाल करने चाहिए और कितने करने चाहिए? एज फार एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द डिस्कोर्स अप टिल नाउ, उसमें टीचर की बात तो है कि टीचर सवाल करे, राइट, टीचर शुड आस्क। और एक राइट आंसर्स की भी क्या बात हुई है कहीं, हाउ टू आंसर। आजकल बड़ी दिक्कत है, जिससे भी सवाल करो वो उसका जो जवाब है, जैसे मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से आपका होमवर्क कंप्लीट है, तो बजाय इसके वो हाँ या ना बोले तो बताता है नहीं 3 में तो ऐसा हुआ था, फिर मैं वहां चला गया था। सो समथिंग लाइक दिस। सो एप्रोप्रिएट आंसर्स की भी क्या बात होती है वो? जी सविता मीनाक्षी जी, आप सर के क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड हाँ, करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सर, ये बुक जो है ना वो हर पहलू को टच कर रहा है, चाहे वो इमोशन है बच्चे का, एडोलेसेंस है, उसकी एज है, असेसमेंट है हमारा, हम जिस टाइप के क्वेश्चंस बना रहे हैं, जिस तरह से पूछ रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, रूब्रिक्स है, एवरीथिंग इज देयर हमारे पास। जैसे मुरारी सर इंडिकेट कर गए कि टाइम ही कम है, नहीं तो लाइक अब इतना हमने मैंने और सविता ने, हम दोनों ने आपस में भी इतनी, शुरू में हम परेशान हो गए थे तो हम बहुत बातें करते थे, क्या यार ये वो करके, तो हमने इतना ज्यादा इस पर कर लिया है डिस्कस कि कभी टाइम मिलेगा तो आपके घर पे आएंगे तो फिर आपको, या स्कूल में ही आके, तो फिर बहुत सारी बातें, एंड यू मस्ट रीड इट। जो आप खुद पढ़िएगा ना तो उसमें हर चीज है। मोस्ट वेलकम मीनाक्षी, हैव गिवन अ वेरी गुड जो आइडिया। लास्ट के चैप्टर्स है ना अभी मुझे लगता है कि 50 पार्टिसिपेंट्स हैं और लगभग एट द पीक 54 थे। तो आप सब व्हाई डोंट यू कम टू माय स्कूल टू हैव अ फिजिकल रीड विद अ टीचर सेशन? मोस्ट वेलकम। एक कमरा हम शेयर करेंगे और सब लोग मिलके चर्चा करेंगे, चाय भी पियेंगे और अच्छा डिस्कशन होगा। थैंक यू सर, हम नेक्स्ट सेशन मेरे यहाँ डेफिनेटली बिल्कुल सर। एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। इनफैक्ट रोहित वाज विद मी थ्रू आउट द डे टुडे, स्कूल में ही थे आज दोनों। तो आइए ना, मोस्ट वेलकम। और मुझे भी बुक की कॉपी भेज दीजिएगा सो दैट आई रीड इट इन एडवांस एंड आई विल बी एबल टू आस्क सम मोर रिलेवेंट क्वेश्चंस। Khalid sir, I'll give you my copy on first. Are you coming to CLDP session this time? Yeah, I'm coming on first and second. You'll get my copy on first. Thank you so much. My copy with you. That's an honor for me. Thank you. Yeah, great. Okay, तो So हम what do you want, क्विकली जी थैंक यू सो मच सर। हम क्विकली 2 चीजों को टच कर लेते हैं, और एक इंटेलिजेंस को और एक मोटिवेशन को। तो ये भी हमारे जबान पे रहता है बहुत कि फला बच्चा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, मैथ पढ़ने वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इस पे उन्होंने बहुत खूबसूरती से सवाल उठाया है। आई होप आप लोग इसको बुरा नहीं मानेंगे जो मैथ के टीचर होंगे, कि क्यों जो लैंग्वेज में भी इंटेलिजेंट है उसको हम इंटेलिजेंट नहीं मानते रहते हैं। सो सविता, इफ यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस, कि कैसे इन्होंने इंटेलिजेंस के सवाल को, इनफैक्ट इंटेलिजेंस टेस्ट पे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं
कि वो बहुत कारगर होते नहीं है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको डेवलप किया गया है, लेकिन कोई वर्ल्ड वाइड मान्यता उनकी है नहीं इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह की। जी जैसा आपने जिक्र किया सर, ऑथर भी जो है बुक में यही बात डिस्कस करते हैं, उन्होंने बिल्कुल डिबंक किया है जो हमारे अजम्पशंस हैं इंटेलिजेंस को लेकर। यूजुअली टीचर को लगता है या जनरल आम जनता को भी यही लगता है कि दोज हु डू गुड एट स्कूल, हु स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे ग्रेड्स लेकर आते हैं, दे आर यूजुअली कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट। और जो बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बेशक वो और चीजों में बहुत अच्छे होते हैं, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत अच्छा है, कोई विजुअल आर्ट्स में बहुत अच्छा है, किसी में कोई और हुनर है, कोई और कला है, उसको उतना इंटेलिजेंट नहीं माना जाता। तो ये हमारी अजम्पशन को जो है ऑथर ने बिल्कुल चैलेंज किया है। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है, और मैं तो बहुत हद तक उनसे एग्री करती हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक आर्टिस्ट है, मुझे हमेशा से लगता है कि वो फार मोर इंटेलिजेंट है देन अ पर्सन जो सिर्फ नॉलेज को एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस कर रहा है रिकॉल करके। क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक पेंटिंग बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए, एक स्कल्पचर बनाने के लिए, एक कविता लिखने के लिए कितना एक थॉट प्रोसेसेस चाहिए, कितना सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी, उसका एक अलग लेवल विजन, होता है, इमेजिनेशन। है ना। वो चीजों को किस तरीके से देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है, और जितने स्ट्रोक्स एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग में ऐड करता जाता है, वो पेंटिंग जो है उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही डाइवर्स, उतनी ही कंपोजिट बनती चली जाती है। तो और हमारे जो प्रीवियस मतलब एशियंट सिविलाइजेशंस हैं, हमारी इतनी सारी फिलोसफिकल टेक्स्ट अगर आप उठा कर देखेंगे राइट फ्रॉम टाइम्स ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, तो जो सोसाइटी में आर्टिस्ट होते थे, पोएट्स होते थे, उनका एक अलग ही ओहदा होता था। उन्हें बहुत दे वर सेलिब्रेटेड इन द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को समझते थे कि इंटेलिजेंस जो है वो डिफरेंट टाइप्स की है, और इन सब स्किल्स में भी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमको चाहिए। तो ये हमें बहुत जरूरत है, एक रेवोल्यूशनरी चेंज चाहिए हमें अपने एजुकेशनल सिस्टम में, कि हम हर बच्चे की जो है इंटेलिजेंस को रिकग्नाइज करें, अप्रिशिएट करें, इस फैक्ट को जो है हम इंटरनलाइज करें कि इंटेलिजेंस इज नॉट सिंपली रिलेटेड टू एकेडमिक Academic. एक्सीलेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड इंटेलिजेंस। जो एक बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ चीज इन्होंने इसमें शेयर किया है कि हम कोई बच्चा इंटेलिजेंट है उस पे ज्यादा बात करने या उसको हाईलाइट करने के बदले द एफर्ट बिहाइंड इट, उसके बारे में अगर बातचीत हो, है ना, प्रोसेस कि की बात, Exactly, की मैं बात ना करें, कि उसने मेहनत इतना फोकस किया है, शुड बी ऑन द और प्रोसेस। हाँ, the effort should be on the forefront, right? And that yes, should be praised yes, वो more than the outcome, है ना? हम्म उस पे काफी बातचीत इन्होंने इसमें किया है, and that जी could be like very practical. बिल्कुल। मेजरिंग इंटेलिजेंस की जहां पर बात करते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि कैसे मेजर करने के लिए कि अगर हम उसमें उसके आईक्यू को मेजर करते हैं तो दैट इज नॉट गुड। वो वही बता रही हैं कि उसके एफर्ट को अगर हम मेजर करते हैं इंस्टेड ऑफ एबिलिटी, क्योंकि अगर हमने एबिलिटी को मेजर किया और हमने बता दिया कि इज नॉट एबल, तो वो वहीं पर सरेंडर कर जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, उसके बाद वो एफर्ट नहीं करेगा, उसको लगेगा कि आई एम नॉट एबल। लेकिन अगर हम उसके प्रैक्टिस को, उसके परफॉर्मेंस को करें कि योर प्रोसेस वाज नॉट वेल, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ एबिलिटी, दैट प्रोसेस वाज फॉल्टी, तो वो प्रोसेस चेंज करके दोबारा दूसरा प्रोसेस अप्लाई करेगा और अपनी एबिलिटी को प्रूव करने की कोशिश करेगा। और वो सेल्फ इवैल्यूएशन की भी बात करती हैं, जहां पर असेसमेंट भी सेल्फ में ही होना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि सेल्फ वर्सेस अर्लियर सेल्फ, हमें compete करना वाला सिस्टम, हमारा जो सिस्टम का है एजुकेशन सिस्टम का, उसके टोटली अगेंस्ट है। वो कह रही है उससे बस नेगेटिविटी, सारा जेलसी, ऐसा कंपटीशन हो जाता है कि ग्रीड, जेलसी और ये सारी चीजें होती हैं, दूसरों को छीनना, ये करना, ये सब चीजों को एनकरेजमेंट मिलता है। और जबकि अगर हम उसमें सेल्फ वर्सेस अर्लियर सेल्फ की बात करते हैं, इसीलिए वो पोर्टफोलियो वाले सिस्टम की बात करती है, जिसमें बच्चा खुद ही KWL चार्ट बना रहा है, वो खुद ही अपना असेस कर रहा है, पहले कितना था उसको, अभी कितना सीखा, और अभी कितना बचा हुआ है लर्न करने के लिए। तो इन सब चीजों की वो बात करती हैं, जहां पर सेल्फ असेसमेंट की बात होती है, एंड दैट इज गुड, दैट इज अप्रिशिएट। Absolutely, I think Dr. Khalik भी इस पॉइंट पे कुछ कहना चाह रहे हैं। Yeah, thank you. This is really interesting.
competing with oneself. अगर ऐसा हमारे सिस्टम में आ जाए तो it's nothing like that. It will really help Yes, sir. boost a lot. We always give examples to students of other students, to our children, to other children. Right. तो एक तो ये बड़ा Exactly. इंटरेस्टिंग पॉइंट है. My question is, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया. Question is whether this book talks about intelligence versus wisdom also. A करती है person बात. may be intelligent but may not be wise. A person may Yes. be wise but may not be intelligent. एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल भी करती हैं, विजडम वर्ड का Yeah, इस्तेमाल हुआ है. करती हैं. Okay, I haven't seen the book even. So how does it Intelligence- talk about it? वो कहती हैं कि इंटेलिजेंस आई मीन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन कि वो विजडम की तरफ लीड करता है. कई सारा ऐसा एग्जांपल्स भी देती है वो, है ना, Okay. जिसको बात मान करती है, सकते. there's a statement there that intelligence is not getting marks but how we perceive the world around us. हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, Right. that is intelligence, that is true Knowledge, Right. knowledge की बात. That's why we use the word worldly wise. right, A person may not be intelligent but may be worldly wise. right. वो बात कर रही है सर, बता रही है कि कोई बच्चा आईएएस क्रैक, उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि ही मे क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ही मे बिकम आईएएस, बट दैट डज नॉट मीन दैट इन द रियल लाइफ सिनेरियो व्हेन ही विल फेस द प्रॉब्लम ही इज दैट मच केपेबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. वो ये बता रही हैं कि हो सकता है कि वहां पर वो स्ट्रेटेजी बनाने में या फिर इंटीग्रिटी दिखाने में या कनेक्ट बनाने में ही माइट फेल. वही बात करनी है जिसकी आपने बात की है. I think appropriate use of knowledge is wisdom. Right. Sir, I would like to add in this is, I'm Sushma here. I would like to जी, add जी. to this. I loved using reading Agatha Christie right from the beginning. उसमें हमारी दो डिटेक्टिव है, हर्क्यूल पैरो एंड एक मिस मेपल. मिस मेपल की जो दे रखे उन्होंने कि शी नॉट एजुकेटेड, शी हैड नेवर बीन टू स्कूल, but she has the wisdom and she has never left her village. She had never seen outside what is happening in village, but still she knew everything and she could figure out everything, what people think, what people's psychology is, and accordingly she solves the problem. So that shows that it is not necessary कि आप पढ़े लिखे हो या कुछ हो. Even without that, she had the wisdom to solve the problem. So wisdom it is related, of course, with studies, so all उसको enhancement होती है, but without that also wisdom is what you observe and how you react and how you solve your life problems. जी, That ठीक is है. the बहुत thing. बहुत शुक्रिया. Thank you. सोनाली मैम wants to add something. Sonali ma'am, I would just ask you to wait for a minute. टाइम हमारा पूरा हो चुका है, अब हम बोनस की तरफ जा रहे हैं जो 5-7 मिनट है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि हमने इतने सारे लोगों का इतना टाइम इस इवनिंग में हम ले रहे हैं. लास्ट कमेंट हम चाहेंगे मेजरमेंट ऑफ लर्निंग पे, चूंकि एग्जाम का टाइम आ रहा है, उस पे आप लोग दें. एक चीज मुझे इस किताब को पढ़ते हुए भी लगा, एंड चीज ऑल्सो, कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि हमने लर्निंग को एग्जाम से जोड़ रखा है. आई मीन इसका कोई मतलब ही नहीं होता है, यू नो. देयर मस्ट बी सम अदर वेज. वो एग्जामिनेशन इज नॉट बेसिकली टू मेजर लर्निंग. जिस तरीके से वो डिजाइन है, इट सीम्स कि उसका कुछ और पर्पस है. हमारे देश में तो उसका पर्पस स्क्रीनिंग लगता है कि तुम अब आगे नहीं जा सकते हो, बस हो गया तुम्हारा, इतना ही तक था. राइट. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इसमें वो उठा रही हैं, और कैसे इतने जो लर्निंग जो कि इतना मल्टी डायमेंशनल है उसको हमारा एग्जामिनेशन तो कैप्चर ही नहीं कर पाता है ठीक तरीके से. तो उस पे कोई कमेंट आप लोग करना चाहें, एंड देन वील टेक कमेंट फ्रॉम सोनाली मैम, और फिर हम इसको एंड करेंगे आज. जी सविता, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को. असेसमेंट के ऊपर उन्होंने पूरा एक चैप्टर जो है डिवोट किया है, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारा जो अभी करंट सिस्टम है वो क्या है, ज्यादातर आपकी मेमोरी को जो है टेस्ट करता है कि आपको कितने फैक्ट्स, कितनी नॉलेज, कितनी इंफॉर्मेशन याद है, कितने अच्छे से याद, और कितना आप उसको इजीली या एफिशिएंटली एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आप उसको रिकॉल कर पाते हो.
वो कहती हैं कि बल्कि असेसमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो डाइवर्स आपकी स्किल्स को अंडर डिफरेंट कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप जो है असेस करें यूजिंग इनोवेटिव एंड डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स, जैसे वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस की बात करती हैं, ओपन टेक्स्ट बुक की बात करती हैं, अनलिमिटेड टाइम बच्चों को देने की बात करती हैं किसी क्वेश्चन को या किसी पेपर को जो है आंसर्स राइट करने के लिए। तो असेसमेंट की बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक्स पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात करती हैं, पोर्टफोलियो की बात करती हैं। इवन शी टॉक्स अबाउट पेयर असेसमेंट्स कि दो बच्चे वो मुझे बहुत अच्छा लगा पेपर को अटेम्प्ट करें, राइट तो डिस्कस करके एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, आई थिंक द वर्ड इज कोलैबोरेटिव असेसमेंट। तो बहुत ही यूनिक असेसमेंट टेक्निक्स की वो बात करती हैं। और इससे मुझे एक वो हमने SCL में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि द वे चिल्ड्रन लर्न इज एज यूनिक एज अ फिंगरप्रिंट्स, है ना, कि हर बच्चा जो है अपना एक अलग यूनिक तरीके से सीखता है। तो लर्निंग सब मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक जैसा कैसे हो सकता है, एक ही क्वेश्चन से एक जैसे सवालों से सबकी लर्निंग को हम कैसे इतने लिमिटेड इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे जज कर सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का पेपर कराकर, है ना। तो और इसी में देखो एक चीज आती है, अभी पहले भी जैसे जिक्र हुआ था कि टीचर चाहता है कि जैसा मैंने पढ़ाया हूबहू बच्चा वैसा ही याद कर ले, और जब पेपर हो तो हूबहू जो उसने पढ़ाया जो उसे कॉपी में लिखवाया है वही वो जो है आंसर शीट पर लिख दे। और इसका देखो सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मार्किंग स्कीम। क्लास 10th का जब हम बोर्ड का पेपर चेक करने जाते हैं तो हमें मार्किंग स्कीम मिलती है जिसमें दिया होता है कि आंसर में ये पर्टिकुलर टर्म्स होने चाहिए या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट होनी चाहिए, तभी बच्चे को नंबर मिलेंगे। और हम अपने अनुभव से ये जानते हैं कि बहुत बार हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत इनोवेटिव, बहुत डिफरेंट आंसर्स लिखे होते हैं, और हमें मतलब वी आर फुली कन्विंस्ड बाय देयर आंसर, हमें उनके आंसर बहुत अच्छे लगते हैं, वी वांट टू गिव देम मार्क्स, बट वी आर नॉट एबल टू गिव देम मार्क्स क्योंकि हमारा असेसमेंट का सिस्टम ही ऐसा है ना, वी आर बाउंड बाय दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो असेसमेंट के पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने की वो बात करती हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस या मतलब ये कहें कि बहुत सारे इंसाइट्स जो हैं बुक में शेयर किए हुए हैं। फैंटास्टिक, बहुत खूबसूरती से आपने इसको रखा। जी मीनाक्षी मैम, यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट एंड दैट शुड बी आल्सो योर लास्ट कमेंट। अनम्यूट कर लीजिए, मीनाक्षी मैम, अनम्यूट कर लीजिए। ओके हाँ, वो रूब्रिक्स के बारे में कहती हैं कि रूब्रिक्स जैसे कोलैबोरेटिव टेस्टिंग की बात हो रही थी, कोलैबोरेटिव टेस्टिंग में भी वो उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, गुड एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में कहती हैं कि जब कोलैबोरेटिव टेस्ट हम करते हैं तो वहां बच्चा शेयर करता है, कोऑपरेट करता है, वहां लॉजिक अपना अप्लाई करता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ग्रुप में होती है, तो उसमें उसका वो पर्सनालिटी एनहांसमेंट होता है, डेवलप होता है। एंड सेम इज द केस, वो कहती है कि अगर बच्चे को रूब्रिक्स हम दे देंगे तो वो अपने हिसाब से ही जो एफर्ट्स टीचर को लगाना पड़ता है और वो ढूंढते रहते हैं, जैसे अभी मार्किंग स्कीम की बात हो रही थी, तो अगर बच्चे को रूब्रिक्स पहले से पता हो कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ in this assessment, this question paper means what should be there in my answer, what is the teacher expecting in my answer, तो वो पहले से ही अगर उसको पता होगा तो वो उस हिसाब से वो अपने आप उसका ब्रेन और उसका स्कीमा वो कर लेगा, वो अपने आप मैनिपुलेट कर लेगा उस हिसाब से और अपने आंसर्स उस हिसाब से प्रेजेंट करेगा। तो उसकी भी बात करते हैं, दैट इज रियली फ्रूटफुल। ये मैंने तो 1-2 एक्सपीरियंस भी मेरा ऐसा रहा है। हमें ही सर जब हमें बता देते हैं कि इस बार अगर तुम्हें वाइवा लेना है या डिबेट लेना है तो तुम्हारा ये रूब्रिक्स है, तो हम तुम्हें फ्लुएंसी देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, तो हम उस हिसाब से तैयार करते हैं ना, और तुम्हारा इतना वर्ड लिमिट होना चाहिए। या रेलो में हमने जब किया तो रूब्रिक्स हमें हमेशा से पता होते थे, तो उसके बेसिस पे हम अपना आंसर तैयार करते थे, तो लीस्ट फॉल्ट होने के चांसेस होते थे, उसमें फॉल्ट बहुत ही कम होते थे क्योंकि क्लैरिटी बहुत ज्यादा बन जाती थी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मीन्स लाइक रिकमेंडेड थिंग जो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लास में। बहुत शानदार। हाँ, उसमें एक इंटरेस्टिंग उन्होंने जी हाँ वो बात की है सविता, वो याद है उन्होंने कहा है कि वेइंग कैटल डज नॉट मेक देम फैटर। किसी एक साइंटिस्ट ने
ये कहा था कि जितनी बार ये कैटल को अगर बार बार वे करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उतना फैट होता जाएगा, तो उसको वो काटती है, वो कहती है कि जितना एग्जाम लोगे बच्चे का वो उतना इंटेलिजेंट होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इन्होंने फिर उसको काटा है ये कह के कि नहीं, अगर वो कैटल को पता होगा कि क्या करने से मैं और फैट हो जाऊंगा, अभी मेरा वेट कितना है, तो शायद वो ट्राई करेगा। तो दैट वे शी इज जस्ट सेइंग दैट रूब्रिक्स जो है बताना बच्चों को ज्यादा जरूरी है। तो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर था। तो हम सारा ऑफ कोर्स आप लोगों ने बहुत तैयारी की, अंडरलाइन किया है, आइडेंटिफाई करके रखा, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम हम वो नहीं सारा कवर कर पाएंगे। ऐसा हमेशा होता है हर किताब को पढ़ते हुए। हम सोनाली मैम का कमेंट लेकिन ले ही लेते हैं। सोनाली मैम क्विकली शेयर विद अस जो आप ऐड करना चाह रही हैं। हाँ जी, थैंक यू मुरारी सर एंड चंदन सर, और थैंक यू अगेन फॉर द वंडरफुल सेशन मीनाक्षी जी एंड सविता जी। मैं ये कहना चाह रही थी, जब खलीक सर भी थे और मीनाक्षी मैम ने कोई बात रखी थी कंपीटिंग विद वन सेल्फ, तो अभी थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे और ये एकेडमिक चीजें खंगालते हुए मुझे दिखाई दिया था कि सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में ऑथरिंग फ्यूचर सेल्फ समथिंग करके कोर्सेज भी हैं, जो साइड में मोटिवेशन के लिए कोर्सेज होते हैं उनके। तो उसमें एक ये कोर्स था, तो वो मुझे बहुत ही बड़ा कैची सा लगा, ऑथरिंग फॉर फ्यूचर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि जब हमारे पास एक आइडियल तैयार रहेगा, कि अगर हम देख पाएंगे कि डाउन द लेन अराउंड 2 or 3 years आई वांट टू सी माई सेल्फ लाइक दिस, और उसमें वो उन्हें ऑथर करना सिखाएंगे, बताना सिखाएंगे, तो मुझे लगता है जब एक उनके पास एक जनरल नहीं एक स्पेसिफिक फिगर होगा तो वो उस तक जरूर पहुंच पाएंगे। फिर थोड़ा रूब्रिक्स की बात हो रही थी, तो डीबीएससी में हम लोग भी रूब्रिक्स बनाते हैं असेसमेंट के दौरान, और वहां पे इंस्ट्रक्शन टू द टीचर्स में ये हम लिख के देते हैं कि द रूब्रिक्स हैव टू बी शेयर विद द स्टूडेंट बिफोर द असेसमेंट, कि बच्चा पढ़ सके और रूब्रिक्स को देख सके, उसको पता चल सके मुझे किस पैरामीटर पे असेस किया जाएगा। एंड थोड़ा सा मैंने माइंड के मैकेनिक्स के ऊपर भी सुना था, तो मुझे एक वर्ड बड़ा अच्छा सा याद आया, कीपिंग ब्रेन इन माइंड व्हाइल टीचिंग, है ना, ब्रेन को माइंड में रखें, ध्यान में रखें पढ़ाते हुए, तो इट विल बी वंडरफुल if all the teachers can devise their learning experiences by keeping brain in mind. Thank you so much. बहुत शानदार, आप सभी लोगों ने कितना अच्छा। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि कई किताबें मैं मतलब आई कीप लुकिंग फॉर द पीपल हु रिकमेंड्स गुड बुक। तो उसमें से सोनाली मैम भी है, उन्होंने कई किताबें मुझे रिकमेंड की है जो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, मतलब उसका लिस्ट बना के रखा है। और उनके पास बहुत बेहतरीन लिस्ट है किताबों का जो वो पढ़ती रहती हैं या जो आगे पढ़ने वाली है उसका। तो आप लोग को जब मौका मिले उन्हें अप्रोच कर सकती हैं। And for हम लोगों Savita तक भी वो and लिस्ट Meenakshi फॉरवर्ड ji, I would like कीजिएगा to सर। say, हाँ सोनाली मैम से आप लोग संपर्क जरूर कीजिएगा। जरूर। जो खलीक सर ने कहा कि इट वाज अमेजिंग टू हियर बोथ ऑफ यू, मतलब इट वाज रियली मेस्मराइजिंग, बहुत मजा आया। मतलब हम यही चाहते रहते हैं जब कोई किताब के बारे में बात करे तो पैशन से भरा हो एकदम, एंड दैट वाज so deeply reflected while you both of you were talking about the books. That is actually the objective of this session कि किताब पढ़ना भी मजेदार, इंगेजिंग, शानदार हो सकता है। वो हम इस प्रोग्राम के जरिए करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि यार ये भी एक कमाल का काम है। वो आप लोगों के पढ़ते हुए बिल्कुल दिख रहा था, एंड आई टोटली एग्री जो खलीक सर कह रहे थे। इट वाज मतलब आई एम आल्सो अमेज्ड सीइंग बोथ ऑफ यू रीडिंग, डिस्कसिंग अबाउट दिस बुक। तो थैंक यू वेरी मच सर। एक सभी रिक्वेस्ट है, साथी जी। एक रिक्वेस्ट है हाँ हाँ कहिए। कि अगली बार अगर हमें कोई किताब दीजिएगा और हम दोनों पढ़ेंगे तो 2 घंटे का टाइम दीजिएगा। ठीक है ठीक है। मैम यकीन मानिए 2 घंटे क्या 5 घंटे का वक्त देने पर भी हम कभी भी पूरी किताब कवर टू कवर डिस्कस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो हमारा सेशन उसका नेचर ही ऐसा है कि जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो न कि कोई एक ऐसी अकादमिक चर्चा बनाए जो थोड़ा सा मतलब उबाऊ या बोझिल बनाए इस चीज को। तो चूंकि बहुत ही लाइटर सेंस में शेयरिंग हो रही होती है और जो जैसा पढ़ा वो वैसा ही साझा कर रहे होते हैं, यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके, अधिक से अधिक लोगों को किताब के बारे में पता चल सके। और आई एम वेरी मच श्योर कि 40 लोग अभी भी एक साथ बने हुए हैं तो वो जरूर इस किताब को ढूंढेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। So that's the all we have our in mind. Absolutely.
Murari said the सविता last line I want to add हाँ, deconstruction is the root of construction. So whole the discussion is there कि if we want to develop the constructivism, so we have to deconstruct something, then we can raise a new building. एग्जैक्टली। सविता आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? आपने हाथ उठाया लास्ट में। जी सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बट मुझे एकदम से याद आया, तो मुझे ये था कि मैं ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करूं कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो बार बार मेरे मन में जो हमारी LICs हैं वो आई, और मैं अपने उन सभी साथियों को जो अपनी LICs को और बेहतर समझना चाहते हैं उनको ये बुक जरूर रेकमेंड करूंगी, क्योंकि जो जितनी भी हमारी LICs हैं उनके जो कोर में है, जो उनका मेन थीम है, जो की कॉन्सेप्ट है, वो सभी इस बुक में जो है डिस्कस किए गए हैं। तो LICs की और बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने में उन्हें हेल्प मिलेगी, राइट फ्रॉम LIC 10 साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो या बिल्डिंग कॉन्फिडेंट लर्नर्स हो, सारी साइकोलॉजीज, मतलब जितनी भी हमारी LICs हैं, इस किताब को पढ़ते समय मुझे कहीं ना कहीं बार बार मेरा उन LICs को लेके रिफ्लेक्शन हुआ। तो इट्स अ रिकमेंडेशन या फिर क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ ठीक है, क्वेश्चंस एंड ऑल। सविता ने बहुत बताया बहुत था शुक्रिया। मुझे कि LIC बनाने वाले ने ठीक इस है। बुक को जरूर पढ़ा होगा। जी जी, वो मीनाक्षी जी, जोकिंग तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मुरारी सर, सबसे कह दीजिए हाँ। कि जो लोग YouTube पर हैं उनको बता दीजिए कि LIC मतलब लर्निंग इम्प्रूवमेंट साइकिल होती है। हम यहाँ एक टीचर डेवलपमेंट पूरे कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम में 3 मंथ्स का डिस्कशन करते हैं, वहाँ लर्निंग इम्प्रूवमेंट साइकिल को हम LIC कहते हैं। एब्सोल्युटली। चलिए, अच्छा कि आपने ये क्लैरिफाई कर दिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे हम लोग महीने में एक बार अब ये प्रोग्राम कर रहे हैं और एक बार स्कूल में लेकर के जाते हैं। तो अब खलीक सर ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम हम स्कूल में लेकर के जाएंगे इसको। सो बहुत बहुत शुक्रिया खलीक सर आपका मोस्ट वेलकम। समय निकालने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुझे भी एक बार किताब के लिए बुलाइएगा, मैं भी पढ़ूंगा कोई किताब आपके जरूर साथ। जरूर जरूर जरूर, लव टू हियर यू सर। एंड आप सभी का जो समय निकाल करके आते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो आज हम इस प्रोग्राम को अब यहीं खत्म करते हैं। अगले महीने फिर एक नई किताब और नए शिक्षक साथी या प्रिंसिपल साथी के साथ मिलकर के हम किताब पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रिंसिपल भी शिक्षक ही होता है, एग्जैक्टली और उससे पहले वो स्टूडेंट होता है। चंदन सर ने फोटो ले लिया होगा। ऑफ कोर्स हाँ। चंदन सर या ठीक है, ओके सर, आपने पिक ले लिया था क्या? शेयर कर दिया ग्रुप में मैम, हम ग्रुप में भी फेसबुक वाले शेयर को कर अब